हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आपका दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार, लवण, है ना। देखिए बेटा, ये पाठ मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे एक सवाल कि क्या आप जानते हैं अम्ल, क्षार क्या होते हैं? क्या आपने कभी देखा है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि आप लोग 6th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बेटा, अम्ल, क्षार वैसे ही दो प्रकार के होते हैं। एक तो अम्ल होते हैं जो आपके फल सब्जियों में होते हैं, खाने पीने के सामान में होते हैं, है ना। और एक अम्ल ऐसा भी होता है जो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, जो बैटरियों में भरा जाता है, जिसको तेजाब कहते हैं, वो भी अम्ल है। तो अम्ल बेटा दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है कार्बनिक अम्ल, जो कि आपके खाने पीने के सामान में होते हैं, जैसे संतरा में है ना, सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। आम में मैलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो ये तो ऐसे अम्ल हैं जिनको आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, इनको चख सकते हैं, बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन क्या आप सभी अम्लों को टेस्ट कर सकते हैं? यदि मैं आपसे कहूँ कि बैटरी के अंदर जो अम्ल डलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डलता है ना, उसको आप टेस्ट करो, क्या होगा? हाँ सर, तेजाब कैसे टेस्ट किया जाएगा? हाँ, नहीं किया जा सकता। तो हम एक ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया ना भाई। अब तक तो हम पढ़ के आ रहे थे कि भाई अम्ल उन्हें कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। चख के बताओ ना तेजाब को, कौन सा चखेगा? नहीं चख सकते ना। हाँ, क्योंकि यदि वो आपकी स्किन पे गिर जाएगा ना तो स्किन को जला देगा, है ना। यदि आप उसको चखने गए तो बचेगा ही नहीं मुंह में कुछ, सब जल जाएगा। तो फिर कैसे पता करें कि जो हम पदार्थ काम में ले रहे हैं ये अम्ल है या क्षार है? कैसे पता करें? तो कोई तो हमें ऐसा पदार्थ हमारे पास होना चाहिए कि हम उसकी सहायता से पता कर सकें कि ये पदार्थ अम्ल है, ये पदार्थ क्षार है। अच्छा, बिजली के बोर्ड में एक लाल बत्ती लगी होती है ना। जब उसमें एक लाल छोटा सा बल्ब जल रहा होता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई लाइट आ रही है। यदि वो बल्ब नहीं जल रहा होता है तो हमें पता लग जाता है कि लाइट नहीं आ रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि तार को आप छू करके देखोगे, छू के देखता हूँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेटा वहीं रह जाओगे खड़े खड़े, है ना। तो हम छू के नहीं देख सकते, इसीलिए हमने वहाँ पे वो रेड कलर की लाल कलर की बत्ती लगाई थी बोर्ड में। उसे देखकर पता चल जाएगा वो जल रही है तो लाइट आ रही है, नहीं जल रही है तो नहीं आ रही है ना। तो वो हमें, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेट करता है, वो हमें सूचना देता है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह से कुछ पदार्थ हैं जो हमें अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, है ना। उनको हम कहते हैं बेटा सूचक। तो हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं सूचक से। सूचक, इंडिकेटर, समझ में आ रहा है आपको? इंडिकेटर किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो हमें अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक। ठीक है। अब ये जो सूचक होते हैं ना बेटा, ये दो प्रकार के हैं। इनका वर्गीकरण हम करें तो दो प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। एक तो हम करेंगे उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। तो उपस्थिति के आधार पर सूचक बेटाओ दो प्रकार के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर सूचक दो प्रकार के, एक तो होते हैं प्राकृतिक, जो कि प्रकृति में उपलब्ध हैं,
प्राकृतिक सूचक, है ना। और दूसरे होते हैं बेटाओ संश्लेषित, संश्लेषित, है ना, या फिर आप इनको कृत्रिम भी कह सकते हैं, कृत्रिम सूचक। तो उपस्थिति के आधार पर सूचक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, जो प्रकृति में उपलब्ध हैं उनमें से हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है ना। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र ये भी प्राकृतिक सूचक है ना। प्याज का रस, प्याज का रस, लौंग का तेल, लौंग का तेल, है ना। और कुछ पुष्प, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ जैसे पेटूनिया, पेटूनिया ये एक पौधा है ना, इसकी पत्तियाँ, पेटूनिया की पत्ती, है ना। एक हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, है ना, के पुष्प। तो ये कुछ प्राकृतिक सूचक हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना हमें दे देंगे, ठीक है ना, और प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं इनको प्राकृतिक सूचक। दूसरी तरफ संश्लेषित सूचक हैं, कृत्रिम सूचक हैं, मैन मेड, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया गया है, ठीक है ना। इनकी उदाहरण आपकी किताब में सिर्फ दो हैं और अच्छे से आपको याद रखना है। एक तो है बेटा फिनोफ्थैलीन, फिनोफ्थैलीन, है ना, और दूसरा है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये लो मेथिल ऑरेंज। ये दो संश्लेषित सूचक हैं। एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किन्हीं दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए या किन्हीं दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए। तो आप क्या नाम लिखेंगे बेटा? फिनोफ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सूचक हैं, ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया है हमने? उपस्थिति के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण का आधार है सूचना देने के आधार पर या कार्य के आधार पर। सूचना देने के आधार पर सूचना देने के आधार पर भी बेटा सूचक दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है बेटा वो कौन सा? रंग में परिवर्तन करके जो सूचना देते हैं, है ना। दूसरा होता है जो गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, है ना। तो सूचना देने के आधार पर भी सूचक दो प्रकार के हो गए। एक तो रंग में परिवर्तन करके, रंग में परिवर्तन करके सूचना देते हैं। दूसरा गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, है ना। तो इनको तो कहते हैं रंगीय सूचक, इनको कहेंगे गंधीय सूचक, ठीक है। कुछ सूचक जो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो अपना रंग बदल देंगे, अम्ल या क्षार के संपर्क में आएंगे तो अपना रंग बदल लेंगे, ठीक है ना, और उससे हमें पता लगेगा कि ये पदार्थ अम्ल या क्षार है। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो अपना रंग तो नहीं बदलते, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी महक, उनकी गंध बदल जाती है, तो उनको हम कहते हैं गंधीय सूचक, है ना। तो इनके उदाहरण मैं आपको बताऊं, रंगीय सूचक जो रंग में परिवर्तन करके अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं, उन्हें रंगीय सूचक कहेंगे, ठीक है ना। परिभाषा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो रंगीय सूचक देखो, हल्दी, है ना, लिटमस पत्र, पेटूनिया की पत्ती, हाइड्रेंजिया के पुष्प, फिनोफ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज, ये तो हैं रंगीय सूचक।
उदाहरण देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हल्दी, है ना, लिटमस, फिनोफ्थैलीन, मेथिल ऑरेंज, है ना। हाँ, ये कुछ ऐसे सूचक हैं जो रंग में परिवर्तन करके हमें सूचना देंगे। गंधीय सूचक में, इसमें आपके उदाहरण आ जाएंगे बेटाओ, प्याज का रस, लौंग का तेल और वनीला एसेंस। तो इसके उदाहरण यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्याज का रस, लौंग का तेल और वनीला एसेंस। वनीला फ्लेवर की है ये आइसक्रीम, वनीला एसेंस, ठीक है ना। तो जब ये अम्ल क्षार के संपर्क में आते हैं तो इनकी गंध बदल जाती है, ठीक है ना। तो गंध में परिवर्तन करके ये सूचना देंगे। अतः ये किसके उदाहरण हो गए? गंधीय सूचक के उदाहरण हो गए, ठीक है बेटा। ये तो हो गए आपके सूचकों के प्रकार। अब देखिए हल्दी किस तरह से सूचना देती है। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं तो कभी बाय मिस्टेक, कभी गलती से सब्जी आपकी शर्ट पे गिर जाए, ठीक है ना, तो जब वो दाग सूखता है तो हल्दी का दाग पीले रंग का लग जाएगा, पीले रंग का दाग लग जाएगा। यानी कि हल्दी का जो स्वाभाविक कलर होता है वो होता है पीला। जब आप इस दाग को छुड़ाने के लिए इस पर साबुन लगाते हैं तो वो पीला रंग बदल के लाल हो जाता है ना। इसका मतलब हल्दी आपको सूचना दे रही है कि जो आप साबुन लगा रहे हो वो क्षारीय प्रकृति का है। तो हल्दी कैसे सूचना देगी बेटा? देखिए हल्दी, इसका स्वाभाविक रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। लेकिन जब ये क्षार के संपर्क में आएगी तो इसका रंग हो जाएगा लाल। इसका मतलब हल्दी भी हमें सूचना दे रही है कि जो पदार्थ आप काम में ले रहे हो, यदि उसका हल्दी का रंग पीले से लाल हो रहा है, इसका मतलब जो पदार्थ आप काम में ले रहे हो वो क्या है? क्षार है। तो हल्दी एक सूचक हो गया, है ना। अच्छा, अम्ल की सूचना नहीं देगी, क्षार की सूचना देगी हल्दी सिर्फ, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिटमस पत्र की कि ये क्या है भाई? लिटमस पत्र। तो देखो लिटमस पत्र के बारे में जान लो अब आप, थोड़ी सी नॉलेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लिटमस पत्र क्या होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बेटा 9वीं क्लास में आपने पादप समूह पढ़े हैं, उसमें एक पादप समूह है थैलोफाइटा। कौन सा समूह? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है लिचेन। थैलोफाइटा पादपों का एक समूह है ना। पढ़ा है ना आपने 9वीं क्लास में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़े हैं। तो सबसे सरल पौधा जो होता है थैलोफाइटा, उसका एक पौधा है लिचेन। तो लिचेन, जिसको सहवाग, चलो छोड़ो, लिचेन ही याद रखो अब तो। लिचेन से ये लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा पादप समूह के लिचेन पौधे से ये सूचक प्राप्त किया जाता है। और ये बात आपको समझ में बेटा? अब देखिए ये जो लिटमस होता है ना, इसका स्वाभाविक रंग होता है बैंगनी। कौन सा रंग होता है इसका? बैंगनी रंग होता है, पर्पल कलर। लिटमस पत्र का नेचुरल कलर, प्राकृतिक कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है, ठीक है। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई। लिटमस थैलोफाइटा पादप समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसका स्वाभाविक रंग बैंगनी होता है ना।
अब देखिए कि ये जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग कैसे बदलेगा और क्षार के संपर्क में आएगा तो इसका रंग कैसे बदलेगा। तो देखो बेटा, लिटमस पत्र जब अम्ल के संपर्क में आता है तो नीला रंग का लिटमस, नीला लिटमस कैसा हो जाता है? लाल। कब? जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा। अम्ल के संपर्क में जब नीला लिटमस आएगा तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। यानी कि आपको कोई पदार्थ दिया हो और आपको नीला लिटमस दे दिया। अब आपसे कहा कि बताओ कि भाई ये जो पदार्थ आपको दिया है ये अम्ल है या क्षार है, तो आप क्या करोगे? उस पदार्थ की 2-3 बूंद नीले लिटमस पत्र पे डालोगे। यदि उसका रंग बदलकर लाल हो गया तो इसका मतलब वो एक अम्ल है। मिल गई ना सूचना? ठीक है। अब क्षार के साथ क्या होगा? इसका उल्टा, लाल लिटमस पर जब आप क्षार डालेंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। मतलब आपको लिटमस पत्र दिए हैं लाल और नीले रंग के, है ना, और आपसे कहा, आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिए, 3 सॉल्यूशन दे दिए, 3 विलयन दे दिए, है ना, और आपसे पूछा कि बताओ भाई इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा उदासीन है। तो पहले तो आप क्या करोगे? लिटमस पत्र की एक स्ट्रिप को लेकर के पहले वाले परख नली में डिप करोगे। यदि उसका रंग नहीं बदला, ठीक है ना, नहीं बदला तो वो एक उदासीन विलयन होगा। फिर आप दूसरे परख नली में आप लिटमस पत्र डालेंगे, ठीक है ना। आपके पास कोई भी लिटमस पत्र है, नीला है या लाल है, डजेंट मैटर। यदि लाल है और दूसरी परख नली में आपने उसको डाला, यदि वो नीला हो गया, है ना, लाल लिटमस यदि नीला हो गया तो इसका मतलब वो परख नली में क्या है? क्षार है ना। और फिर तीसरी परख नली में ये नीला लिटमस जब आप डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, इसका मतलब तीसरी परख नली में अम्ल है। तो लिटमस के प्रति व्यवहार, ठीक है ना, ध्यान से सुने, अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा और क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। मेरा नाम पता है आपको? मेरा नाम अमित है ना। अमित नाम है मेरा, लेकिन आपके लिए मैंने अपना नाम बदल के अनिल कर लिया। अनिल क्यों कर लिया? ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ, ठीक है ना। तो अनिल में अम्ल नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, ये आपको याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस को कैसा करेगा? लाल। तो अनिल शब्द यदि आपको याद है तो आपको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हमेशा याद रहेगा कि अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है ना। जब एक याद है तो दूसरा तो उसका उल्टा कर ही देना है। फिर क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है बेटा, तो अम्ल और क्षार की सूचना देने वाले पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। ये इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, उपस्थिति के आधार पर और सूचना देने के आधार पर। उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रकृति में उपलब्ध हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और जिन्हें मनुष्य द्वारा लैब में बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। दोनों के उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे। फिर सूचना देने के आधार पर सूचक 2 प्रकार के, एक तो वो जो रंग में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, एक वो जो गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं। इनके भी उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे। फिर हमने हल्दी को डिस्कस किया, है ना। हल्दी क्षार की सूचना देती है, और जब हल्दी क्षार के संपर्क में आती है तो इसका पीला रंग बदल के लाल हो जाता है, ठीक है। फिर लिटमस के बारे में हमने बात की। लिटमस थैलोफाइटा पादप समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका स्वाभाविक रंग होता है बैंगनी,
और जब ये अम्ल के संपर्क में आता है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और जब क्षार के संपर्क में आता है तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये बात आपको समझ में? ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन दोनों की कृत्रिम सूचक, है ना, संश्लेषित सूचक फिनोफ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज के बारे में। तो देखिए बेटा, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलीन दोनों ही क्या हैं? संश्लेषित सूचक हैं। और जो फिनोफ्थैलीन होता है ना, ये रंगहीन होता है। फिनोफ्थैलीन कैसा होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जब ये किसी क्षार के संपर्क में आएगा तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। क्षार के साथ कैसा हो जाएगा? गुलाबी। और अम्ल के साथ रंगहीन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? फिनोफ्थैलीन आपको सिर्फ और सिर्फ क्षार की नॉलेज देगा, क्षार के बारे में सूचना देगा, अम्ल के बारे में सूचना नहीं देगा, क्योंकि उदासीन विलयन में भी ये रंगहीन रहेगा और अम्ल में डालोगे तो भी ये रंगहीन रहेगा। तो फिनोफ्थैलीन सिर्फ किसकी सूचना दे सकता है आपको? क्षार की। तो फिनोफ्थैलीन का स्वाभाविक रंग कैसा होता है? कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है ना। जब ये क्षार के साथ क्रिया करेगा या क्षार के संपर्क में आएगा तो ये गुलाबी हो जाता है, ठीक है बेटा। मेथिल ऑरेंज, इसका स्वाभाविक रंग होता है ऑरेंज, यानी कि नारंगी। मेथिल ऑरेंज का स्वाभाविक रंग कैसा होता है? नारंगी। जैसे आपने यहाँ देखा था ना लिटमस, लिटमस का स्वाभाविक रंग कैसा होता है? बैंगनी। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज का स्वाभाविक रंग कैसा होता है? नारंगी, ठीक है। जब ये मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आएगा, ठीक है ना, तो इसका रंग हो जाएगा बेटा लाल। नारंगी रंग कैसा हो जाएगा? लाल। कब? जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा। और जब ये क्षार के संपर्क में आएगा, है ना, तो ये हो जाता है पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। तो मेथिल ऑरेंज आपको अम्ल और क्षार दोनों के बारे में सूचना देगा। मेथिल ऑरेंज का स्वाभाविक रंग कैसा होता है? नारंगी। जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा, और जब क्षार के संपर्क में आएगा तो पीला हो जाएगा, है ना। और जो फिनोफ्थैलीन होता है ये रंगहीन होता है, अम्ल के साथ भी रंगहीन ही रहेगा, और क्षार के साथ ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जो सूचक है ना, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। गंध में परिवर्तन करके सूचना देने वाले हैं प्याज का रस, लौंग का तेल। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जैसे एक प्याज को बारीक बारीक काट लो, बहुत बारीक काट लो, ठीक है, और एक रुमाल में उसको रख के उसको फ्रिज में रख दो ओवरनाइट, पूरी रात के लिए। अब आप सुबह उसको रुमाल को निकालें, आप उसकी स्मेल करें तो डेफिनेटली बहुत गंदी सी स्मेल आएगी, प्याज की पूरी स्मेल उस रुमाल में आ जाएगी, है ना। अब आप इस रुमाल पर यदि अम्ल की बूंद डालते हैं तो इसका रंग, इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब आपने जो पदार्थ डाला है वो अम्ल है। तो इस तरह से गंध में परिवर्तन करके सूचना देने वाले पदार्थ हैं ये प्याज का रस, लौंग का तेल और वनीला एसेंस। इज दैट क्लियर? आपको इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम सूचक में? यदि है तो आप क्वेरीज में डाल सकते हैं, डेफिनेटली आपके जो भी सवाल होंगे उन सब का जवाब दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की, है ना। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उससे पहले हम इन दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा देखिए, सूचक के बाद अब हम लोग बात करते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की परिभाषा, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो इनकी परिभाषा सबसे पहले दी थी आरेनियस ने।
आरेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने सबसे पहले अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, ठीक है ना। तो आरेनियस के अनुसार अम्ल क्या हैं? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव, यानी कि हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन धनायन है ना, प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं या अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, मैथेनोइक अम्ल HCOOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये सारे अम्ल हैं। नाम याद रहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, चींटी, मधुमक्खी, ततैया, इन सब के डंक में होता है ये, है ना, मैथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, है ना, इसी को मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मैथेनोइक अम्ल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो बैटरी में भरा जाता है, तेजाब जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई अम्ल की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम बात करते हैं आर्यनियस ने क्षार को कैसे परिभाषित किया। तो देखिए, क्षार की बात करें, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल ऋणायन हाइड्रोक्सिल ऋणायन का सूत्र होता है OH नेगेटिव प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल ऋणायन प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखो बेटा, क्षार के उदाहरण NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इनके नाम हैं, नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सबके साथ आएगा बेटा इसमें, है ना, हाइड्रोक्साइड। ये के है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है ना। इसको चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है ना। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ प्रमुख क्षार हैं, है ना। बाकी जो और आगे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्षार के उदाहरण हैं। तो ये तो हो गई बात बेटा परिभाषा की और उदाहरण की। आपसे पूछा जाए ना कि अम्ल किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, क्षार किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, है ना बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और जो अभी बताया सूचक और ये इनको याद कीजिए। ओके, थैंक यू।